कुछ नाम इतिहास में दर्ज होते हैं और कुछ नाम इतिहास की रक्षा करते हैं। अजीत डोभाल उसी दूसरी श्रेणी का नाम है, शांत, गंभीर, अदृश्य। लेकिन जब देश पर बात आए तो अडिग और अजेय। जितनी घबराहट पाकिस्तान और दुश्मन ताकतों को अजीत डोभाल से है, उतनी ही बेचैनी उन लोगों को भी है जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। क्योंकि डोभाल साहब सिर्फ रणनीतिकार नहीं है, वो भारत की सोच, साहस और सुरक्षा की रीढ़ हैं। 1980 का दशक, ना कैमरे थे, ना सोशल मीडिया, ना कोई प्रचार, सिर्फ देश और कर्तव्य। इस्लामाबाद से कुछ दूरी पर कठुआ, ऊपर से साधारण गांव, लेकिन भीतर पाकिस्तान का सबसे खतरनाक सपना पल रहा था, परमाणु हथियार। अंदर जाना लगभग असंभव था। हर कदम पर निगरानी, हर चेहरे पर शक, यहाँ तक कि कुत्ते भी पहचान लेते थे कि कौन अपना है और कौन पराया। और ऐसे में अजीत डोभाल ने चुना सबसे जोखिम भरा रास्ता। उन्होंने ताकत नहीं, हथियार नहीं, धमकी नहीं, विनम्रता का भेष चुना। फटे कपड़े, झुकी निगाहें, हाथ फैलाए एक भिखारी का रूप, लेकिन उस देह में धड़कता था भारत माता के लिए समर्पित हृदय। महीनों तक उन्होंने अपमान सहा, भूख सही, लोगों से भीख ली, पर एक पल भी उन्होंने देश से समझौता नहीं किया। क्योंकि डोभाल जानते थे, अगर आज वे असफल हुए तो कल भारत असुरक्षित होगा। इसीलिए इस ऑफिसर को आज भी भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, जिसके नाम से एक दो नहीं, ना जाने कितनी किस्से कहानियां हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना होते तो शायद इस व्यक्ति का नाम कभी भी लोग बच्चा बच्चा नहीं जान पाते। क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ ही अगर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ना होती, तब भी शायद लोग इन्हें ना जानते, ना पहचानते। ये कहानी है आज एक ऐसे जासूस की जिसका नाम है अजीत डोभाल। दोस्तों, अभी हाल ही में एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई है, धुरंधर। उसमें कहते हैं कि आर माधवन ने अजीत डोभाल साहब का ही रोल किया है। इस आईपीएस ऑफिसर के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। आज की जो ये सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत है, जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा, आपके मन में भी आएगा कि मुझे भी ऐसा ही इंसान बनना चाहिए। दरअसल एक लड़का जो 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड का एक ज़िला है पौड़ी गढ़वाल, उस टाइम उत्तराखंड नहीं हुआ करता था, लेकिन आज वो उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल है। वहाँ का एक गांव है घिरी। उस गांव में एक बच्चा पैदा होता है और ये जिसके घर में पैदा होता है वो ऑलरेडी आर्मी का एक अफसर होता है, मेजर होता है। ये आर्मी अफसर अपने बच्चे अपने परिवार के साथ रहता था, देश के अलग अलग हिस्सों में जाता था और इस बच्चे की परवरिश और इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब अजमेर के एक आर्मी स्कूल में होती है। और ये बच्चा जब बड़ा होता है तो उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरा की यूनिवर्सिटी से एमए करता है। तभी 1987 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है और पहली ही बार में ये लड़का यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। नाम अजीत डोभाल। और जैसे ही आईपीएस ऑफिसर चुना जाता है तो पहली पोस्टिंग एएसपी के रूप में केरल के अंदर होती है और तभी केरल के अंदर एक बड़ा हादसा हो जाता है। 28 दिसंबर 1971 को केरल का एक ज़िला है तालासेरी के इलाके में कुछ लोगों के बीच में, यानी कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दंगे हो जाते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर इन दंगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा तनाव फैला हुआ था, लोग आपस में लड़ रहे थे। तभी इस नए ऑफिसर अजीत डोभाल की तैनाती हो जाती है और इनको वहाँ पर भेज दिया जाता है। बस ये व्यक्ति एक ऐसा होता है जिसके बारे में जो भी सुनता था वो उसका कायल हो जाया करता था। दरअसल हिंदुओं में गया तो हिंदू जैसी बातें, मुसलमानों में गया तो मुसलमानों जैसी बातें, जिसके पास जाता था उसको अपने बस में कर लिया करता था। यानी कि बातचीत करने का जो तरीका था वो और लोगों से निराला, एकदम अलग। जो काम बड़े बड़े ऑफिसर ना कर पाए वो एक नए आईपीएस ऑफिसर ने, जिसने अभी एएसपी के पद पर तैनाती की गई थी और गृह मंत्री के माध्यम से जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने ये रिपोर्ट ली कि अब केरल की स्थिति कैसी है, सब ठीक ठाक है कि नहीं है, तभी पता चलता है कि सब कुछ ठीक है। एक नया आईपीएस ऑफिसर है जिसका नाम है अजीत डोभाल, जिसने स्थिति को एकदम से नियंत्रण में कर लिया है। तभी इंदिरा गांधी जी की भी इच्छा होती है कि मैं भी इस ऑफिसर से मिलना चाहूँगी,
और इस व्यक्ति को यानी कि इस नए ऑफिसर को केरल से हटाकर अब सीधा दिल्ली ले जाते हैं। तभी यहाँ पर एक और कारनामा हो रहा था जिस पर कई सालों से मेहनत चल रही थी और वो मेहनत 7 सितंबर 1972 को पूरी हो जाती है। यानी कि भारत में पहला पोखरण का टेस्ट होता है, यानी कि परमाणु का टेस्ट हो रहा था और वो सफल हो जाता है। और जैसे ये परमाणु का टेस्ट सफल होता है तो इंदिरा गांधी जी तो खुशी हो जाती हैं, लेकिन आसपास के जो मुल्क होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कई सारे ऐसे मुल्क, ऐसे देश हुए जिनको देखकर सुनकर फ्रांस, रूस, जर्मनी, सबकी इनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि भारत ने बहुत कम समय में आज़ादी के बाद ये पहला परीक्षण किया था और उसमें सफल हो जाता है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अब इसी राह पर चलने वाला है और ये बात जब पाकिस्तान के अंदर पहुंचती है तो लगने लगता है कि पाकिस्तान भी अब बहुत जल्दी ही परमाणु का परीक्षण करेगा। और जैसे हमने किया है तभी इंदिरा गांधी जी को याद आता है कि कुछ अलग किया जाए और उन्होंने अलग करने के लिए आईबी और रा का गठन कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रा का जैसे गठन करती हैं तब उन्हें याद आता है अजीत डोभाल का नाम। उनको बुलाया जाता है, उनसे बातचीत करती हैं, कहती हैं कि मुझे कुछ ऐसे साथी चाहिए, कुछ ऐसे लोग चाहिए जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा सके, जासूस बनकर वहाँ की पल पल की खबरें ले सके, वहाँ के बारे में एक एक चीज़ की जानकारी ले सके। तभी अजीत डोभाल जाते हैं, कुछ दिनों अलग अलग इलाकों में रहते हैं और अलग अलग इलाकों में रहने के बाद कभी रिक्शा चलाते हैं तो कभी भिखारी बन जाते हैं, कभी मोची बन जाते हैं। इस तरीके से रूप बदल बदल कर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार कहाँ पर परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है। तभी कुछ जानकारी मिलती है खुफिया तंत्रों से जो इंदिरा गांधी जी को बताते हैं कि वहाँ के एक वैज्ञानिक हैं ए-क्यूब खान। ए-क्यूब खान जो होते हैं वो चीन और फ्रांस के साथ मिलकर एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद वो एक परमाणु परीक्षण की बिल्कुल पूरी तैयारी में थे। उन्होंने अपने जो मंसूबे थे, अपने जो तैयारी थी वो चीन और फ्रांस को बताते हैं। चीन तो तैयार हो जाता है लेकिन फ्रांस कहता है कि तुम शायद हथियार का बनाकर गलत रूप में इस्तेमाल करोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। और जब ये बात आती है तब ये फ्रांस चला जाता है, लेकिन जो चीन है वो पीछे नहीं हटता है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। और तभी जो वैज्ञानिक होता है जिसका नाम होता है ए-क्यूब खान, वो सीधा साउथ कोरिया पहुंच जाता है और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उनसे बात की और वहाँ की तैयारी करने लगे। कुल मिलाकर हिंदुस्तान में ये जानकारी मिल चुकी थी कि परमाणु परीक्षण पाकिस्तान हर हाल में करेगा। और तभी अजीत डोभाल जगह जगह जाते हैं और पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर रिसर्च सेंटर बना हुआ था, खान रिसर्च सेंटर के बाहर अजीत डोभाल जी बैठ जाते हैं और जो भी यहाँ पर वैज्ञानिक आता है जाता है वो हर वैज्ञानिक पर नज़र रख रहे थे। ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। तभी उन्हें लगता है कि शायद यहाँ से कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि यहाँ से अगर कोई रेडियम का कुछ जानकारी मिल जाए तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि वाकई रिसर्च सेंटर में परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है या नहीं चल रही है। तभी उन्हें याद आता है कि वो इंसान के शरीर के हिस्सों में रेडियम वगैरह चिपक जाता है। यदि इसकी खाल मिल जाए या इसका बाल मिल जाए तो जाहिर सी बात है उससे भी हम परीक्षण करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पर परमाणु का परीक्षण होगा या नहीं होगा। तभी वो एक ऐसे नाई की तलाश करते हैं जहाँ पर वैज्ञानिक अपने बाल कटाने के लिए जाते थे। वहाँ से भिखारी के वेश में अजीत डोभाल नाम के इस जासूस जो है वहाँ पहुँच जाता है और जो वैज्ञानिक के बाल थे उन बालों को अपने कब्जे में लेकर अपने पास रख लिया करता है और अपने ही साथियों से वो बाल सीधे हिंदुस्तान पहुँचा दिए। जिनकी जांच पड़ताल हुई तो पता चलता है कि खान रिसर्च सेंटर के अंदर परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है। तभी वो यहाँ हिंदुस्तान बातचीत करते हैं। लेकिन उन दिनों 1977 के आसपास मार्च चल रहा था और यहाँ पर इमरजेंसी लग जाती है 1975 से 1977 और तभी इंदिरा गांधी जी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ती है। और उसके बाद 24 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री बन जाते हैं मोरारजी देसाई साहब। और तभी ये फ़ोन करके बताते हैं कि सर यहाँ पर इस तरीके से परमाणु परीक्षण के प्रयोग होने वाले हैं और हमने अगर अभी से ही सतर्कता नहीं बरती तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं ताकतवर हो जाएगा और वो हो सकता है कि वो हम पर हमला भी कर सकते हैं।
तो मोरारजी देसाई कहते हैं कि भाई मैं तो अहिंसावादी हूँ, गांधी जी को मानता हूँ, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। और पाकिस्तान के अंदर की बात है, वो जो कर रहा है करने दो, हमने भी तो ऐसा ही किया था। उन्होंने कुछ इस तरीके की टाल मटोल करने वाली बात की, जबकि बड़ी मुश्किल से इस जासूस ने इतनी सारी जानकारी वहाँ की जुटाई और उस सेंटर को ख़त्म करने की एक योजना बनाई थी। जब यहाँ से कोई मदद नहीं मिली तो उसके बाद वो इज़राइल के इंटेलिजेंस है मोसाद, उनसे संपर्क किया और कहते हैं कि अगर उन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है, इनके पास भी हथियार आ गए तो शायद तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे। क्योंकि अजीत डोभाल जी की वाक शैली इतनी ज़बरदस्त थी कि जो इजरायली इंटेलिजेंस थे वो इनकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम इन पर हमला कर देंगे, लेकिन हमें फ्यूल भरने के लिए अपने हवाई जहाज़ में अपने जो हमारे रॉकेट वगैरह हैं उनको हमें जगह चाहिए। और वो जगह मिली थी गुजरात के अंदर। एक बार फिर से फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि सर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इजराइल के मोसाद इसके जो इंटेलिजेंस हैं इनको मैंने तैयार कर लिया है और आप बस हमें जगह दे दीजिए गुजरात के अंदर और फिर इजराइल के लोग वहाँ पर अपना हमला कर देंगे और उस खान रिसर्च सेंटर का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। बस इतना कहना था कि मोरारजी देसाई ने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये सब मतलब सही नहीं है। इस तरह की बातें जब वो करने लगते हैं और कहीं ना कहीं जब ये बात आती है तो जासूस ने इनसे कहा कि शायद हमारे देश का प्रधानमंत्री अब पहले जैसा नहीं है। बात कुछ इस तरीके से आती है क्योंकि ये जो योजना थी वो थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की योजना। चूँकि इंदिरा गांधी जी उन दिनों प्रधानमंत्री नहीं थी, इसीलिए मोरारजी देसाई ने सोचा यदि इनके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया तो नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी जी का, इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन ये जासूस शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और इंटेलिजेंस को जिस तरीके से मदद नहीं मिलती है तो उन्होंने फिर एक नया तरीका अपनाया। वहीं पर कभी ये भिखारी बनकर बैठते थे, कभी कुछ रूप बदल कर लिया करते थे। तभी एक वैज्ञानिक एक महिला के साथ कुछ ऐसी स्थिति में था जो शायद किसी को नहीं मालूम था और वो शायद गलत था वहाँ के हिसाब से। तभी उन्हें पता चलता है और पता चलने के बाद अजीत डोभाल साहब उस वैज्ञानिक से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि यदि तुमने मुझे इसके अंदर की जानकारी नहीं दी तो मैं ये सब बातें आपके बाहर पहुंचा दूंगा और उससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि वो महिला कुछ अलग टाइप की थी या कुछ अलग था या फिर किसी देश की वो जासूस वगैरह थी, कुछ ऐसा ही मामला था जिसकी वजह से वो वैज्ञानिक कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गया और वो ब्लूप्रिंट देने की बात करने लगा। लेकिन इसके बदले में उसको चाहिए थे $10,000। जब $10,000 चाहिए थे तब एक बार फिर से फ़ोन किया गया और एक बार फिर से मदद मांगने की कोशिश की। मोरारजी देसाई ने इस बार साफ इनकार कर दिया, कहा कि हम कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले हैं, जैसे चाहो वैसे कर लो। तभी यहाँ के जो आईबी के चीफ थे, रॉ के जो चीफ थे, उन्हें गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर मोरारजी देसाई को अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं। कहते हैं कि मेरा आदमी इतनी मेहनत से काम कर रहा है और आप मदद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा, इसीलिए मैं इससे इस्तीफ़ा देता हूं। इस्तीफ़ा देने के बाद भी प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं सूझा। उन्होंने तब भी आगे कदम नहीं बढ़ाया। तभी इन दिनों पाकिस्तान के जो सेना के प्रमुख थे जियाउल हक, उन्होंने इस पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया और वहाँ की सारी जिम्मेदारी उनके हाथ में आ गई। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना आसपास के जो मुल्क हैं उनसे दोस्ती की जाए, उनके आगे हाथ बढ़ाया जाए। लेकिन इस बीच में इस जासूस ने जो वहाँ पर अपने मिशन में लगा हुआ था, क्योंकि उसे परमाणु परीक्षण का जो सिस्टम था उसको नेस्ते नाबूद करना था, उसको ख़त्म करना था। इधर जियाउल हक अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री से, अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों से बातचीत करके दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो फ़ोन करते हैं, कभी नेपाल बांग्लादेश को, कभी श्रीलंका से बात होती है, फ़ोन पर आ जाते हैं और मोरारजी देसाई के पास रात के अंधेरे में फ़ोन करते हैं। तो उस टाइम वो कुछ इस स्थिति में थे जिसमें आदमी बहक जाता है, यानी कि बताया जाता है कि शायद उन्होंने शराब पी रखी थी या कुछ इस तरीके की बातें थीं। जब वो जियाउल हक फ़ोन करके बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो बातचीत करते करते उन्हें गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो कहते हैं कि जियाउल हक, तुम हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और उधर आपके रावलपिंडी के अंदर
जो आपका खान रिसर्च सेंटर बना हुआ है, वहाँ हमारे लिए परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे हो। मुझे पल पल की खबर है, मुझे पल पल की जानकारी है, मुझे एक एक चीज़ की जानकारी है। मेरे आदमी भी तुम्हारे यहाँ पर फैले हुए हैं। वो बात जोश में आकर बता जाते हैं और उसके बाद जब जियाउल हक को इस बात का पता चलता है तो वो पाकिस्तान के अंदर जो भारत के जासूस थे उनको ढूंढाया जाता है और एक एक जासूस को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, कुछ लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन अजीत डोभाल जी किसी तरीके से बच के निकल जाते हैं और वो अपने मंसूबों में आगे बढ़ते चले गए। कुल मिलाकर उस परीक्षण को 15 साल पीछे कर दिया था, क्योंकि उस जासूस ने जो वहाँ के वैज्ञानिक थे उनसे कुछ ऐसी जानकारी ली थी जिसकी जानकारी पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल जाती है और पूरी दुनिया का वहाँ पर दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके बाद ये फिर हिंदुस्तान आते हैं। अजीत डोभाल साहब के इतने सारे साहस और इंटरेस्टिंग किस्से हैं जो कि सुनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने जाते हैं और मोदी जी को उनके बारे में पता चला कि भारत के जासूस कुछ इस तरीके से हैं, इस तरह के हैं, रहे हैं, तो उन्होंने अजीत डोभाल जी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। ये 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं और 30 मई 2014 को चुने गए, जिनको कैबिनेट का दर्जा भी प्राप्त है और इनकी हाई सिक्योरिटी रखी गई, क्योंकि इन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश की हिफाजत के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आज भी ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं और आज भी ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी के बाद सबसे मजबूत अगर कोई व्यक्ति है तो वो अजीत डोभाल जी हैं, जो लगभग 7 साल तक पाकिस्तान में एक मुसलमान बनकर रहे थे। वहाँ की बातें, वहाँ की चीज़ें लाकर हिंदुस्तान को दे देते हैं और हिंदुस्तान को मजबूत करने में अपना काम कर रहे थे। इनके किस्से, इनकी कहानियाँ जब लोग सुनते हैं, आज के युवा सुनते हैं, तो कितने ही युवा ऐसे हैं जो अजीत डोभाल जी की तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह जासूस बनना चाहते हैं, उनकी तरह IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस IPS ऑफिसर के बारे में? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हमारा साहस बना रहे। जय हिंद, जय भारत।